हमारे साथ में जयरोज गाजी है। सबसे पहले आइए रिजल्ट की बात कर लेते कि रिजल्ट किस प्रकार से अभी तक जितने 18 उम्मीदवार का एलिमिनेशन हो चुका। 18 उम्मीदवार के एलिमिनेशन के बाद में धीरज लिंगाड़े को जो द्वितीय पसंद के वोट मिले 494, तो वहीं पाटिल को 377। यहाँ पे भी लगातार धीरज लिंगाड़े अपनी बढ़त बनाए हुए है। टोटल अब तक जो वोट मिल गए 44,011 वोट धीरज लिंगाड़े को मिल गया और 41,548 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रंजीत पाटिल है। रंजीत पाटिल को अभी कोटा पूरा करने के लिए 5553 वोट चाहिए, वहीं धीरज लिंगाड़े को मात्र 3090 वोट और चाहिए प्रथम इसमें चुन के आने के लिए। जो कोटा पूरा करना, कोटा पूरा रखा गया है 47,101 वोटों का, जो अभी यहाँ अभी 18 लोग यहाँ से हो गए। अभी 3 लोगों का एलिमिनेशन और बाकी है। अभी अरुण रामराव सरनाइक का एलिमिनेशन चालू है। निश्चित रूप से 1562 यानी बड़ी वोट संख्या। अभी तक तो जो थे पहले 2 आंकड़ों वाले थे, उसके बाद में 3 आंकड़े वाले 4-5 लोग थे, उसके बाद में अब ये जो है 4 आंकड़े 1562 वोट लेकर अरुण सरनाइक यहाँ पे 6वें नंबर पे, 5वें नंबर पर अरुण सरनाइक है यहाँ पर। तो अरुण सरनाइक के साथ में अब तक जितने वोटों की टोटल है 3702 वोटों की टोटल है। अभी तक जितने वोट हो गए हैं उसमें 2140 वोट अभी तक आ गए हैं। इसमें 2140 वोट में 494 वोट धीरज लिंगाड़े को और पाटिल को 377 मिल गए, यानी टोटल 2100 में से 871 मत है वो अभी इनके दोनों को मिले। बाकी सारे मत एग्जॉस्ट हो गए, यानी खत्म हो गए। मात्र 871 द्वितीय क्रमांक के मत हम वैलिड भी बोल सकते हैं या दूसरे क्रमांक के जिनको बहुत आगे चढ़े वो लोग हैं। हमारे साथ में जयरोज गाजी है, टीचर यूनियन से है। और अभी जो मुख्य मुद्दा चुनाव में रहा कि शिक्षकों की पेंशन, जूनी पेंशन, यह मुद्दा पूरे चुनाव में लगा और उसी के कारण अभी रंजीत पाटिल हारते हुए नजर आए। जयरोज भाई नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ में। जो अभी चुनाव हुआ, इससे पहले भी चुनाव हुआ, शिक्षकों का हमेशा इस चुनाव में जूनी पेंशन के प्रति, पिछले बार भी जूनी पेंशन के प्रति लोगों का डिमांड थी, लेकिन पिछली बार लोगों ने 78,000 वोट रंजीत पाटिल को दिए थे। पिछली बार भी जूनी पेंशन का मुद्दा था। क्या हुआ बाद में, क्यों रंजीत पाटिल से इतना दूर हो गए? सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में मुझे बुलाया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। और सिटी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जूनी पेंशन योजना का मुद्दा तो बहुत सालों से जो है प्रलंबित भी है और लोगों में गुस्सा आक्रोश भी था, लेकिन बार बार शासन द्वारा जो उनको आश्वासन दिया जाता था कि भाई इस बार कर लिया जाएगा, अगली बार कर लिया जाएगा, अगले सेशन में उसका जो है विधेयक ला लिया जाएगा, इस आशा पर उन्होंने फिर पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मतदान किया था, ताकत से मतदान किया था। पिछले चुनाव में जूनी पेंशन योजना से संबंधित कर्मचारियों के अलावा जो ग्रेजुएट्स की एक बड़ी तादाद थी, जो स्कैटर्ड जो वोट था, जो मोदी इफेक्ट की वजह से डॉक्टर रंजीत पाटिल साहब को पिछली बार गया था, वो मतदाता इस बार कम निकला घरों से बाहर। लेकिन जो कर्मचारी थे, जो जूनी पेंशन योजना जो चाहते लागू करना चाहते, जो चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अलग अदर डिपार्टमेंट से कर्मचारी हो, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था। क्योंकि अभी पिछले दिनों नागपुर अधिवेशन में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम जूनी पेंशन योजना दे सकते ही नहीं, जूनी पेंशन योजना लागू कर सकते ही नहीं। तो उसका जो रोष पूरे महाराष्ट्र में, जूनी पेंशन योजना को सरकार ने सुनने की जो स्थिति वो भी वहाँ पे खत्म करके रख दी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सेशन में बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने डॉक्टर रंजीत पाटिल को ने जो प्रस्ताव, शायद प्रस्ताव भी रंजीत पाटिल ने दिया था इसको रद्द करने का, देवेंद्र फडणवीस ने रद्द करने के लिए किया। क्या हुआ था? नहीं, देवेंद्र फडणवीस साहब ने रद्द करने का जब वो निर्णय लिया, जब उन्होंने हाउस में जब कहा, तो रंजीत पाटिल साहब पीछे मेजर थपथपा रहे थे। इस तरह का जो है आरोप जो है, यानी जूनी पेंशन योजना के खिलाफ रंजीत पाटिल। आइए देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। 2005 साली पेन्शन योजना बंद झाली आहे आणि सन्माननीय की ज्यावेळेस हा मुद्दा आला त्यावेळेस आपण राज्याचं हित लक्षात ठेवून निर्णय त्या ठिकाणी घेतला। त्या काळातच केला।
10,000 कोटी रुपयाचा बोजा आहे, 1,10,000 कोटी रुपयाचे राज्यच दिवाळखोरीला निघेल. तर जुनी पेन्शन योजना होणार नाही. आणि थोडं सभागृहाने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ज्यावेळेस आपण म्हणजे आपलं कसं चालतं राज्य किंवा सिस्टीम कशी चालते, 2019 साली आपण या शाळांना 20% 40% अनुदान देण्याचा निर्णय केला. त्यावेळी किती शाळा होत्या? हे सगळे मिळून त्यावेळी 350 शाळा होत्या. 350 शाळा या घोषित अघोषित मिळून आणि त्रुटीपूर्तता मिळून 350 शाळांना अनुदान द्यायचं होतं. त्याची आपण निर्णय केला. तो निर्णय आता अंमलबजावणीला जेव्हा आपण आलो त्यावेळेस त्या शाळांची संख्या झाली आहे 3,900. 350 वरनं 3,900 तो निर्णय त्या ठिकाणी घेतला. त्यामुळे कुठेतरी पेन्शन योजना जर लागू करायची असेल तर आपण कॅल्क्युलेशन केलं. तुम्ही तुमच्या काळातच केलं, मी ते बघितलं. आपल्याला राज्यावर आणि निश्चित शिक्षकांची ही काळजी घ्यायची आहे. 1,10,000 कोटी रुपयाचा करता शिक्षक की हा देखील एक कॉन्सेप्ट आपल्याला स्वीकारावा लागेल. ज्यावेळेस आपण जरी 1100 कोटीचा बोजा माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितला असला तरी पुढच्या 3 वर्षानंतर हा बोजा 5,000 कोटी रुपयाचा या शाळांना आणि 40% अनुदान देण्याचा आपल्याला कुठेतरी शिक्षणाचा दर्जा आपण त्याच्यावर करत असलेला खर्च या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल. तथापि मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवून माननीय मंत्री महोदयांना आम्ही अशा सूचना दिल्या होत्या की आता एक शेवटचं म्हणजे आपल्या विदर्भाच्या भाषेत छातीला माती लावून म्हणतात असं एक शेवटचं छातीला माती लावून जेवढ्या असतील तेवढ्या करून टाकायच्या. आणि म्हणून जेवढ्या असतील तेवढ्या केल्या. आता याच्यानंतर काही लोक म्हणतात आमची त्रुटी राहिली आहे, सगळ्यांना संधी दिली होती, आता कोणालाही संधी नाही आहे. जे काही आता 100 ते म्हणतात त्यांचं कुठला रेकॉर्ड अस्तित्वात नाही आहे. त्यामुळे त्यांना हवं असेल तर आपल्याकडे आपण आता कायदा केला आहे. आपल्याकडे आपल्याला कल्पना होती हा जो प्रश्न झाला होता आपण कायम विना अनुदानित म्हणून दिलं आणि मग कोर्टाने सांगितलं की कायम विना अनुदानित असं कसं म्हणता येईल, कायद्यात नाही येते. आणि म्हणून तो कायम शब्द आपल्याला कोर्टाने काढावा लागला, म्हणून हा बोजा आपल्यावर आला. त्यानंतर मागच्या काळात आपण कायदा केला आहे. त्यामुळे याच्या पुढे कायद्यानुसार आपल्या सेल्फ फायनान्सच शाळा आपल्याला देता येतील. आता आपल्याला अनुदानित शाळा देता येणारच नाही. हा आपला कायदा आहे. त्याच्यामुळे आता त्याच्यामध्ये ती अडचण येणार नाही. तथापि माननीय सदस्यांना आणि सर्व सदस्यांना माझी विनंती आहे की असं आपल्याला शिक्षणाचं हित बघायचं आहे, शिक्षकांचं हित बघायचं आहे, तर राज्याचंही हित आपल्याला बघायचं आहे. कारण राज्यातल्या इतर घटकांना देखील आपल्याला त्या ठिकाणी सोयी पुरवण्याचं आज आपल्यावरती जबाबदारी आहे. तर त्या जबाबदारीनेच आपण जर वागलं तर अधिक उत्तम होईल असं माझं मत आहे. ये थे देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया इसमें कि जो पेंशन योजना नहीं देना. कुछ स्कूलों को भी अनुदान इन्होंने 20% से 40% जो स्कूल को अनुदान है और शिक्षक की पेंशन, इसमें क्या कहीं ना कहीं तो फायदा तो टीचर्स का हुआ ही है. नहीं, बिना अनुदान का विषय जो है वो अलग है जी. जो जिन शालाओं को नहीं, इसमें तो उन्होंने जोड़ के बताया इसको एजुकेशन से सिस्टम में. हाँ नहीं, दोनों ये जो शिक्षक है जूनी पेंशन योजना की जो डिमांड कर रहे हैं ये 2005 के बाद में लगे हुए शिक्षक है. इनकी शाला अनुदानित है. शाला अनुदानित है. अच्छा. 100% भी है, कहीं 80% भी है, कहीं 60% भी है. लेकिन इनको रिटायरमेंट के बाद में जूनी पेंशन मिलने वाली नहीं. ये उनकी डिमांड ये है कि भाई हमारे भाई भविष्य का क्या होगा. हम जब 58 साल की आयु के बाद जब रिटायर्ड होंगे तो भाई आमदार को जूनी पेंशन है, विधायक को मतलब पेंशन है, और सांसद को पेंशन है. जो लोग 5 वर्ष काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनको पेंशन है. और जो लोग 58 वर्ष की आयु तक काम करते हैं, शिक्षित करते हैं, काम करते हैं समाज को, उनके लिए प्रोटेक्शन नहीं है. जैसे अभी उन्होंने बताया कि 106,000 करोड़ का इस पे लगता है इस पेंशन देने को. तो क्या 2005 से जो बंद होगी उनकी पेंशन तो अब वो जब रिटायर होंगे जबकि है ना तब देना है ना. पेंशन कब से लागू होगी इनको? पेंशन होती है यानी 2005 के बाद में जो लोग रिटायर हो गए उनको भी नहीं कि 2005 के बाद में जो शिक्षक लगे हुए हैं उनकी भी पेंशन का. 2005 से लेकर जो भी शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हुआ है, हाँ, उनको जूनी पेंशन लागू नहीं है.
तो जूनी पेंशन तो ऐसे भी 30 साल बाकी है ना इसको मिलने को, 18 तो बहुत साल बाकी, अभी से क्यों इसके लिए बवाल हो रहा है? नहीं, जूनी पेंशन बंद कर दी गई ना। हाँ, उसका जो संबंध इससे नहीं है हाँ। कि 58 साल के बाद आयु में रिटायर होंगे तब वो तो अभी से बताना पड़ेगा ना सरकार को कि भाई हमने जूनी पेंशन लागू कर दी है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। और दूसरा विषय आपने कहा था भैया अनुदान का, अनुदान वो अलग विषय है। जिन स्कूलों को इन्होंने बिना पर जो परमिशन परवानगी दी है उस पर शिक्षक लगे हैं, जिनका उस पर अपॉइंटमेंट हुआ है, वो 10-10 साल से 12-12 साल से अनुदान के लिए तरस रहे थे, तो उनको अनुदान दिया गया, उन शालाओं को अनुदान दिया गया 20% से 40%, पहले 20% दिया गया, जो 20% नहीं, कुल मिला के अनुदान का और पेंशन का कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं, उनको दोनों में एक साथ अलग अलग विषय। जो मुख्य रूप से अभी भाषण आपने देख रहे थे, ये पूरा भाषण इस चुनाव के दौरान कई जगह यह बताया गया कि यह सरकार जूनी पेंशन के खिलाफ, और इस सरकार के नुमाइंदे के ऊपर देवेंद्र फडणवीस साहब ने जब यहाँ पे ऐसे तब कहा था कि रंजीत पाटिल उनके दाएं हाथ है, या उनके ऑप्शन में रंजीत पाटिल ही मुख्यमंत्री का पूरा काम करते, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर दी थी। क्योंकि पिछली बार हमने जब देखा था कि मंत्री थे रंजीत पाटिल, तो उस समय पूरा मुख्यमंत्री का काम वो संभालते थे। उस समय भी यदि हो सकता है उनके अधिकार क्षेत्र में था जूनी पेंशन योजना का, लेकिन जो 106,000 करोड़ का जो खर्चा बता रहा है, ये खर्चे की कहाँ से कोई इसकी भी सुविधा है? कोई अभी मैं बीच में बात कर रहा था 145 रुपये पर व्यक्ति जमा होता, उससे ज़्यादा शायद इसका फंड ऐसा बता रहे थे। करोड़ों रुपए खर्च जो है विविध स्कीमों पर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो शिक्षण जो समाज को बनाने का कार्य करता है, जो शिक्षक समाज को बनाने का काम करते हैं, जिस देश में शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए वो देश अशिक्षित हो जाता है। आंकड़े आए हुए हमारे पास में, धीरज लिंगाड़े 44,448 मतों पर पहुंच गए हैं, वहीं पे 41,896 वोटों पर अभी रंजीत पाटिल रुके हुए। 2552 वोटों का यहाँ पर इनका अभी डिफरेंस हो गया, 2552 वोट हो गए। और जो दूसरे मत के वोट मिले हुए हैं, दूसरे मत के जो वोट मिले हुए हैं अभी यहाँ पर 931 वोट हो गए हैं धीरज लिंगाड़े के, और 725 वोट जो हो गए हैं वो रंजीत पाटिल को। टोटल 1656 वोट इन दोनों के खाते में अभी जो दूसरे क्रमांक के वोट है उसमें गए हैं। अपडेट स्क्रीन पे हो रहा है, यह सूचना मेरे पास में आई, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 44,448 मात्र 2653 वोट अभी इसको चाहिए, और 2 लोग अभी बाकी है। 2 लोगों के वोटों की संख्या 5,912। 5,912 में मात्र अकेले 2653 वोट धीरज लिंगाड़े को मिलना मुश्किल का काम लग रहा है। शायद हो सकता मिल भी जाए, क्योंकि अब जो एलिमिनेशन होने वाला है जिनका, वो प्रवीण रामभाऊ चौधरी जो डॉक्टर है वरुण के, और एक वंचित बहुजन आघाड़ी के एक अनिल अड़मकर, इन दोनों का अभी यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। सबसे पहले भी प्रवीण रामभाऊ चौधरी का होने जाएगा, अभी 12:15 बजी भी है, 1 बजे तक इनका प्रवीण चौधरी का आ जाएगा, और 1 से 1:30 के बीच में हमारे पास में अनिल अमड़कर के भी आ जाएंगे। पूरी तरह से एक बार से स्थिति क्लियर हो जाएगी। हालांकि 47,101 का कोटा दोनों भी उम्मीदवार अभी जिस हिसाब से रुझान चल रहा है उस हिसाब से पूरा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी आखिरी में जो 2 लोग वोट है इसमें जिसको बहुमत रहेगा वो यहाँ पे चुनाव की जीतने की घोषणा कर दी जाएगी। और अभी जैसा लग रहा है कि यहाँ पर जो आगे अभी बढ़ रहे हैं, रंजीत पाटिल को चाहिए 5200 वोट और बचे हुए 5,912 वोट, तो रंजीत पाटिल के लिए तो 5,205 वोट इसमें से लेना बहुत टेढ़ी खीर, असंभव। अब तो कोई किसी चमत्कार की उम्मीद भी नहीं है। निश्चित रूप से धीरज लिंगाड़े अधिकृत रूप से अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन विजय की ओर अग्रसर, और यहाँ पे यह माना जा रहा है कि तीनों पार्टी अभी महाविकास आघाड़ी की पार्टी शहर में उनके कार्यालय में जल्लोष मन रहा है। उनका माना जाता है कि ये अभी जीत की ओर अग्रसर और जीत इनकी पक्की है। जूनी पेंशन की बात चल रही थी, जूनी पेंशन जिसके कारण अभी हम यहाँ पे चुनाव के रिजल्ट देख रहे हैं। पिछली बार जहाँ 40,000 मतों से रंजीत पाटिल चुनकर आए थे, उतने मत भी आज इनके खाते में नहीं जा रहे। तो जूनी पेंशन के और जो मत का प्रमाण रहा वो भी मत का प्रमाण बहुत कम रहा। क्या शिक्षकों ने मतदान नहीं किया इसमें इस बार? नहीं, शिक्षकों ने और कर्मचारियों ने ताकत से मतदान किया है जी। फिर मतदान का प्रमाण कैसे कम हुआ? मैंने बताया जैसा आपको कि जो स्कैटर्ड जो वोट है, जो ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स रहते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं,
उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया है, लेकिन मतदान करने के लिए घर से बाहर निकले नहीं, उनका प्रमाण कम है। रजिस्ट्रेशन की बात यदि करें जयरोज भाई, तो रजिस्ट्रेशन जनरली हमने देखा कि बहुत कम लोग होते हैं जो खुद जाकर रजिस्ट्रेशन, या तो कोई राजनीतिक पार्टी करते हैं, आपके जैसे लोग करते हैं जिनको राजनीति से मतलब रहता है, जिनका कुछ उम्मीदवार से मतलब रहता है, वो लोग जाके करते हैं। उसमें भी कई लोग तो आप जबरदस्ती टीसी ले लेते, वो उसके बाद में वो लेते। कई लोग तो यहाँ पे उपस्थित भी नहीं रहते, ठीक है तुम रजिस्ट्रेशन, कई तो अपने सिर्फ मैंने 1,80,000 वोट रजिस्टर करा लिए, 45,000 वोट रजिस्ट्रेशन करा लिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा खुश होते। तो मत का कम होने का प्रमाण क्या जूनी पेंशन से संबंध जोड़ सकते हैं अपन? क्योंकि जिसने यदि मत ही नहीं दिया तो उसका जूनी पेंशन का क्या संबंध है? उनका कोई संबंध नहीं। जो ग्रेजुएट्स लोग हैं उनका तो कोई संबंध ही नहीं ना, वो तो कोई गवर्नमेंट जॉब पर काम करते नहीं है। लेकिन कहने का निराशा थी उनमें, इस मतलब, या ये भी सकता है कि उनके जो रिलेटिव्स रिश्तेदार है जो गवर्नमेंट जॉब पर होंगे, वो तकलीफ उनको देख रहे होंगे, तो वो उनका मन नहीं कर रहा होगा कि भाई इनके खिलाफ जाके वो किसी वोट करना। क्योंकि मैं बता रहा आपको कि ग्रेजुएट्स लड़कों में, मेरा ही मानना है, मेरा अपना अनुमान है कि कहीं ना कहीं भाजपा का मोदी का इफेक्ट होता है जी। तो उनके संबंधित रिश्तेदार अगर शिक्षक हो या कर्मचारी हो और वो जूझ रहे हो जूनी पेंशन से, तो फिर उनको शायद ये लगा होगा इससे बेहतर जूनी पेंशन तो रिटायर होने के बाद में जूझेंगे, अभी से क्यों? तब मुझे एक वो लोगों का भी कैसे महसूस होगा? यंग एक्टिविटी आप बता रहे हैं, नहीं मुझे थोड़ी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्लियर इट, मैं बताता आपको, जूनी पेंशन योजना पहले से लागू थी जी, शुरू से लागू थी सभी शिक्षकों को। जूनी पेंशन योजना का मतलब ये नहीं कि रिटायरमेंट के बाद उसको डिक्लेयर किया जाएगा भाई जूनी पेंशन योजना में बैठते हैं आप। जूनी पेंशन योजना एक योजना की स्कीम है जो सभी कर्मचारियों के लिए है, उसे शासन ने बंद कर दिया। बीच में उसकी जगह एक दूसरी स्कीम रहेगी जूनी पेंशन योजना के बदले में, डीसीपीएस का डीसीपीएस है। हाँ, उसमें भी कटनी होती है, लेकिन उसको जो है पेंशन नहीं मिलेगी। उसका जो डीसीपीएस का जो अमाउंट जमा होगा उसके वाला जो कटनी जमा होगी वही पैसा उसको मिलेगा, वही पैसा उसको मिलेगा। उसका जो प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो जमा होता है वो अलग, पेंशन का अलग है, पेंशन का अलग है। जूनी डीसीपीएस में क्या होगा, मान के चलिए कि आपके भाई साल के महीने के जो है 2,000 रुपये कट रहे हैं, तो आपकी जो 58 वर्ष की जो सर्विस है, 58 वर्ष की सर्विस नहीं, 58 आयु की जो सर्विस है, जब आप रिटायर्ड होते हैं तो 20 साल 25 साल आप जो सर्विस करते हैं उसमें आपका समझ मान लीजिए 2-4-5 लाख रुपये जमा हुआ, वो 2-4-5 लाख रुपए को ही वो महीने वाली जो आपको, यानी जो सेविंग अभी इनके इसमें से काटी जाती वही सेविंग वापस देने का जो अभी जो स्कीम चालू है उसमें, तो एक हमने कहीं पैसा बचा के रख दिया, कहीं बैंक में ब्याज से लगा था, किसी बॉन्ड में लग गया, तो वो रिटायरमेंट के बाद में वो हमारे ऊपर वापस रहता है कि बीच में भी कभी उसकी जरूरत पड़ती है हम वापस देते हैं। एक इनके जो पगार में से कटौती होकर के जो पैसा बचता है, जो सेविंग है इनकी, वही सेविंग जब रिटायर होता है उनको एक साथ में हो सकता है कुछ इंटरेस्ट के साथ में उनको वापस मिलती होंगी। उस योजना से नाखुश थे। ये इनका कहना था कि जो पेंशन योजना पहले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी वो पेंशन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी हमने देखा कि सबसे पहले रुचि उनकी तरफ सरकारी जॉब की तरफ रहती। सरकारी जॉब एक तो सिक्योरिटी था और दूसरा रिटायरमेंट के बाद में जिंदगी भर पेंशन मिलती रहती। कई पास में देखा परिवार को भी पेंशन मिलती है इसमें। वो पेंशन योजना अभी कर्मचारियों के लिए बंद कर दी। उसका रोज 2005 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के कार्यकाल में यह योजना बंद हुई। बीजेपी ने भी उसके बाद में उस योजना को कहीं चालू करने के लिए प्रयास नहीं किया। बराबर बिल्कुल। तो कांग्रेस के कार्यकाल में जब योजना हुई तो रोज कांग्रेस के प्रति क्यों नहीं रहा आपका? रहा ना, कांग्रेस के प्रति रहा, इसलिए तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ पहले। जब कांग्रेस ने गलत निर्णय ली तो कांग्रेस को सजा भुगतनी पड़ी उसकी। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, इसी आशा में सत्ता परिवर्तन हुआ ना कि कांग्रेस ने इसको बंद किया, कांग्रेस ने हमारे दरवाजे बंद कर दी, तो लोगों ने रोज दिखाया, तो कांग्रेस के उम्मीदवार हराया गया। रजीत पाटिल साहब 12 साल से, लेकिन जिस चीज के लिए कांग्रेस को हराया गया दूसरी सरकार भी आके उसके बाद हो गया। अब भी जैसे अब 1,06,000 का इस पे अतिरिक्त बोझा आएगा, कहते सरकार पे ये योजना चालू 1,06,000 करोड़ का, तो सरकार के पास तो फंड नहीं है। जो आपने अभी धीरज लिंगाड़े को रूप में चुन कर दिया और 2 जगह नागपुर में चुन कर दिया, जूनी पेंशन की जगह 3 सीटें आपकी इस मुद्दे को लेकर आ रही है। सरकार तो अभी लिंगाड़े के फेवर की है नहीं, महाविकास आघाड़ी की सरकार है नहीं। महाविकास आघाड़ी की सरकार थी भी 2.5 साल भी सरकार की, तब भी प्रयास नहीं किए गए। तो क्या लगता है कि आश्वासन दिया गया या काम भी होगा? नहीं, ये प्रतीकात्मक विरोध है, सरकार को जगाने के लिए विरोध है। अगर सरकार जो कठोर, बहुत एक अच्छी बात अभी इन्होंने जयरोज गाजी ने कही है
कि धीरज लिंगाड़े को जो मत दिए रंजीत पाटिल के विरोध में, रंजीत पाटिल का विरोध यहाँ दर्शाया गया कि तुमने 12 साल में हमारा काम किया नहीं किया, जो आश्वासन दिया था नहीं दिया, और बल्कि सदन में इस योजना को खत्म करने की भी सिफारिश की। उसके खिलाफ में यहाँ पर धीरज लिंगाड़े को वोट किया गया। अब धीरज लिंगाड़े इस काम में आगे बढ़ते नहीं बढ़ते, हालांकि हमारे यहाँ के जब उन्होंने आके इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये कहा था कि जब तक यह योजना लागू नहीं हो जाती मैं मेरी भी पेंशन नहीं लूंगा। ये कहने प्रयास कि मैं आपके काम के लिए प्रयासरत हूं, ये बताने का प्रयास किया, क्योंकि प्रयास अकेले व्यक्ति से पूरी सरकार और पूरे सभी के बहुमत से ये होता है कि इतना दें, क्योंकि आखिर मामला पैसे का था, पैसा देना पड़ता है और पैसा सरकार के पास नहीं। बताया कि 11,000 करोड़ का बोझा अभी सरकार के ऊपर कर्जा है। इस कर्जे को चुकाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को खर्चे में कटौती करनी थी। वो खर्चे के रूप में जूनी पेंशन योजना कांग्रेस के कार्यकाल में 2005 में जब बताया 2005 के पहले थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने भी उस समय शायद हो सकता कर्जा ज़्यादा हो गया, उस हिसाब से ये योजना बंद, क्योंकि सरकार के पास में भी आवक और जावक में जो फर्क रहता है उसमें क्या चीज कट की जा सकती है, तो उसमें एक जूनी पेंशन योजना का और भी कई खर्चे कट किए होंगे उस जूनी पेंशन योजना साथ में। और ये संगठित लोगों की है, इनके संगठन बने हुए, इससे संगठन के माध्यम से आज जो प्रचार हुआ रंजीत पाटिल के खिलाफ वो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 19 उम्मीदवार का एलिमिनेशन होने के बाद में 44,448 वोट धीरज गावंडे को है, मात्र धीरज लिंगाड़े को है, और मात्र 2653 वोट की दूरी पर है कोटा पूरा करने के, जो कि मुझे अभी 5,912 वोट में से 2653 वोट धीरज लिंगाड़े को लेकर कहीं ऐसी संभावना दिखती नहीं। पहले तो दूसरे पसंद के सब लोगों ने वोट नहीं करते, कुछ लिमिटेड लोग ही दूसरे पसंद के वोट करते। इसमें भी यदि अब जो वोट इसमें से इसके लिए जाएंगे चेक करें, यदि उसमें अन्य उम्मीदवारों के यदि वोट किए तो वो वोट एग्जॉस्ट होता है। बराबर है, बराबर। यदि धीरज या अनिल अमरकर का अभी प्रवीण रामभाऊ चौधरी का, प्रवीण रामभाऊ चौधरी केस में रंजीत पाटिल, धीरज लिंगाड़े और अनिल अमरकर, इसके दूसरे नंबर पे वोट रहा तो वही वोट इनके जो वहां पे बॉक्स रखा उसमें जाएगा। इसके अलावा किसी को भी दूसरे नंबर का वोट रहा तो वो 2 नंबर का वोट एग्जॉस्ट हो जाएगा। यानी बहुत कम संभावना है कि 2653 वोट, ये 5,912 में से धीरज लिंगाड़े को निश्चित रूप से पहले पसंद के यानी जो कोटा पूरा करना पड़ता है, दोनों भी उम्मीदवार यहाँ पे कोटा पूरा नहीं कर पाएंगे। उस समय यही होता है कि जिसके कम वोट है वो एलिमिनेट हो जाता है, तो कम वोट यानी 2 रहेंगे तो उसमें निश्चित रंजीत पाटिल के रहेंगे, तो उस समय यहाँ पे धीरज लिंगाड़े को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। और ये रिजल्ट करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में आने की संभावना, क्योंकि अब दिन का समय है, जो इसकी गति है वो बढ़ती हुई। रात में तो बहुत स्लो गति से काम चलता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसकी गति बढ़ती जा रही है। और अब हालांकि वोटों की संख्या भी अब ज़्यादा है, पहले तो 10 वोट, 20 वोट, 40 वोट, लेकिन उस संख्या के बाद में भी जो प्रक्रिया करनी पड़ती है, पूरा डाटा फीड करना पड़ता है एक एक टेबल से लेके सब में, तो उसमें समय जाता है। समय इसमें भी उतना लगे। अब 1724 वोट से प्रवीण रामभाऊ चौधरी उनका एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर। अब उस एलिमिनेशन का थोड़ी देर में हमारे पास में आ जाएंगे, हमारे साथ में जयरोज गाजी बने। क्या लगता है जूनी पेंशन योजना कभी लागू होगी? यानी बहुत मुक्त मन से बताइए, क्योंकि सरकारों के प्रयास चलते रहते हैं, सरकारों के आंदोलन चलते रहते हैं, आपके आंदोलन चलते रहते हैं। क्या कोई भी सरकार ये योजना लागू करने के पक्ष में रहेगी? क्योंकि खर्चा बोझा बढ़ना है, और 17 से 18 लाख कर्मचारी, 17 से 18 लाख कर्मचारियों का सरकार पर कितना फर्क पड़ेगा? 106 करोड़ रुपए का बता रहे हैं, क्या नाम है, अपेक्षित खर्च। मुझे लगता है बहुत बड़ी रकम नहीं है भैया, क्योंकि जो समाज शिक्षित होगा वो समाज पर 106 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी अगर आता है वो समाज के लिए, शिक्षा के लिए, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ नीयत का फेर है। अगर जिस दिन देवेंद्र फडणवीस सरकार या आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार आती, कोई भी सरकार आ जाए, उनकी नीयत में अगर ये होगा कि हमको इनको देना चाहिए, शिक्षा के प्रति हमने भी सजग रहना चाहिए, और शिक्षा के प्रति कार्य करने वाले हमारे शिक्षकगण, तो शिक्षकों के अलावा भी दूसरे कर्मचारी हैं, सिर्फ शिक्षक नहीं है इसमें, तो इनको जो है हम ज़्यादा शिक्षक है बड़े पैमाने पर, इसलिए ज़्यादा बार शिक्षकों का नाम आता है, तो इनको देना चाहिए। संगठित भी है, संगठित भी, और मतदान भी लगता है उनका। बिल्कुल, तो अगर उनकी नीयत है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बोझा नहीं है, वो उसको कर सकते हैं। नहीं, कांग्रेस ने इसको हटाया था, बीजेपी ने बाद में इसको मान्यता दी नहीं,
2 सरकार, अब तीसरा किससे आप उम्मीद किससे रखते कि कौन सी सरकार 106 करोड़ का बोझा अपने ऊपर लेगी? क्या यानी देखो, आश्वासन देना जयरोज भाई एक बात अलग है और उसको पूरा इम्प्लीमेंट करना, इसका प्रोविजन क्या है? कहीं ऐसा आपके संगठन ने बताया कि कहाँ से कर सकता है करके कोई? हमारे शिक्षक मतदार संघ के एक भी आमदार है, उन्होंने कोई प्रयास किए होंगे? देखो, कपिल पाटिल साहब ने बताया, विक्रम काले जो चुन के आए औरंगाबाद से, वो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और अच्छे स्टडीज लोग हैं, इनको अच्छी मालूमात भी है, तो उन्होंने किया है प्रयत्न, बताया सरकार को बताया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर सरकार नहीं गिरती, उद्धव ठाकरे सरकार नहीं गिरती, तो शायद इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता था। लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा अपेक्षा कांग्रेस से इसलिए कर रहे हैं। आपने एक प्रश्न पूछा कि भाई कांग्रेस ने लाई थी, जूनी पेंशन योजना खत्म की थी और ये बिल इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो किससे अपेक्षा है? कांग्रेस से इसलिए अपेक्षा बढ़ गई है कि कांग्रेस की जो जिन 3 स्टेट में गवर्नमेंट है, उन तीनों जगह उन्होंने ओपीएस लागू कर दिया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी ओपीएस लागू किया है, छत्तीसगढ़ ने भी लागू किया है, और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश जिस बेस पर सरकार चुनकर आई है, उन्होंने भी ओपीएस को लागू कर दिया। तो ये जो आशा के जो किरण नजर आ रही है हमारे सब लोगों को, वो कांग्रेस नजर आ रही है। इसीलिए हमने जो भारतीय जनता पार्टी के, और सिर्फ रणजीत पाटिल साहब की बात नहीं, रणजीत पाटिल साहब तो बहुत मृदुभाषी व्यक्ति है, अच्छे आदमी है, मेरा उनके जो प्रति व्यक्तिगत तौर पे मेरा उनसे बहुत अच्छा संबंध है, अच्छे व्यक्ति है। लेकिन ये जो निर्णय हुआ है, ये गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ, गवर्नमेंट की जो कठोर जो नीति है, एकदम से बिल्कुल निगेटिव जो निगेटिव है, जूनी पेंशन या जूनी पेंशन वालों के खिलाफ जो है, उसके खिलाफ मतदान हुआ। पूरे महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सदन में नहीं बोलते कि योजना का नहीं, तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने एकदम नकार ही दिया। आप देखिए ना भैया, पूरे 5 जगह चुनाव है, स्नातक और प्लस शिक्षक मतदार संघ के। नागपुर जैसा जो गढ़ रहा है बीजेपी का, वहाँ पर बहुत बुरी हार हुई गाना साहब की, और दूसरे विक्रम काले साहब तीसरी मरतबा हैट्रिक किया, उन्होंने रिपीट हुआ है। अमरावती शहर से हैट्रिक होने नहीं दी यहाँ पर। इवन नासिक में जो है, जो अपक्ष चुन के आए सत्यजीत तांबे, वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं, और उन्होंने आगे तक कहा कि मैं अपक्ष हूँ, मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, मैं कांग्रेस का ही हूँ, आगे तक कहा। 4 सीटें ही हो गई, प्लस 1 सीट से कोंकण की जो आई है, वो भी मुख्याध्यापक संघ महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी की जरूर है, लेकिन जब वो चुनकर आए, उसी वक्त उन्होंने जूनी पेंशन योजना की टोपी पहना है। अच्छा, जो चुनकर व्यक्ति आया वो भी शिक्षक है, यानी शिक्षकों के फेवर में काम करता, आपको ऐसा लगे इसलिए उसको चुनकर, वो भी जूनी पेंशन योजना के फेवर में। मैंने पूछा था कि कांग्रेस के ने ही इस योजना को बंद किया था, तो कांग्रेस से आप कैसी अपेक्षा कर सकते हैं? उन्होंने बताया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां यह योजना लागू कर दी, इसी आशा पर यह कर दिया। लेकिन अभी जरूर भाई वापस आपसे पूछते हैं कि अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है, क्या अब आने वाले चुनाव में आप इस पूरे मुद्दे के पूरे जनरल इलेक्शन में मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि आपको अकेले अभी एक धीरज लिंगाड़े को चुनकर आया, रंजीत पाटिल का विरोध करके शायद आपका नहीं रुका, अकेले कोई ये करने, क्योंकि सरकार नहीं है, ताकत नहीं है, अभी सब नहीं है, तो आपको सरकार लाने के लिए प्रयास करें। तो आप क्या सारा शिक्षक जो कर्मचारी वर्ग है, वो पूरा क्या कांग्रेस के फेवर में काम करेगा? कर्मचारी वर्ग आक्रोशित है, हम कांग्रेस के फेवर के नहीं, हम जूनी पेंशन योजना के फेवर में। जो अगर क्या नाम है, देवेंद्र फडणवीस साहब और इनकी सरकार डिक्लेयर करती है, तो शायद कर्मचारी वर्ग सोचेंगे उनके बारे में भी। अच्छा, ऐसा हमारा मकसद कांग्रेस लाना नहीं, हमारा मकसद है हमारा जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करो, कोई भी सरकार सॉल्व करे, यदि कांग्रेस करे, बीजेपी करे, जो भी और सरकार कोई भी आए, संगठित सरकार। तो ये जयरोज गाजी जो बता रहे थे कि जो अभी मतदान हुआ वो सरकार के खिलाफ, पूरी सरकार, रंजीत पाटिल भी उसमें शामिल है, और जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा कि इस जूनी पेंशन योजना की अब कोई आवश्यकता नहीं है और ये कभी लागू नहीं होगी, स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। आशा पे थे कि कभी सरकार शायद कर देगी, वो आशा पूरी टूटती नजर आई। सरकार का आक्रोश रंजीत पाटिल के ऊपर निकला और रंजीत पाटिल को यहाँ पर पिछड़ना पड़ा नए उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े के, हालांकि राजनीतिक परिवार से, उनके पिताजी गृह मंत्री रहे हुए, लेकिन राजनीति में पहले ये सेना में थे, सेना के साथ में सेना का कोटा नहीं था, तो वो वापस कांग्रेस में, कांग्रेस के इसमें सेना का पदाधिकारी था, कांग्रेस में आकर इनको कांग्रेस की तरफ से ये सारा एक महाविकास आघाड़ी है, सब कोई का उम्मीदवार है, किसी का है, तो सबको कहीं ना कहीं इसमें आपस में इनके कांग्रेस इसलिए खुश थी कि हमारा उम्मीदवार है, और सेना वाले इसलिए खुश थे कि हमारे पास से दिया,
और राष्ट्रवादी ने भी किया कि नहीं हमको बीजेपी को नहीं लाना। इस करके तीनों ने जितनी भी कोशिश की, लेकिन ये तो निश्चित है कि मैं आपसे भी कहूँगा कि जो कोशिश जितना आप विरोध बता रहे उतना विरोध यदि आप मतदाता के रूप में दिखाते तो शायद 70-80 हज़ार वोट से आप चुनकर आते तो लगता था कि नहीं आपने विरोध दर्शाया। अभी अटी तटी का मामला है पूरा का पूरा, बहुत कम वोटों से चुनकर आए हुए। हालांकि ठीक है पिछले साल की 40,000 वोटों की गैप थी वो आपने खत्म किया, और जितने वोट पिछली बार उनको डिफरेंस नहीं थे उतने वोट के भी अभी शायद यहाँ पे उनको कम पड़े। एक लाइन बोलूँगा भैया, अगर थोड़ा सा ये महाविकास आघाड़ी विशेषकर कांग्रेस पार्टी अगर धीरज भू लिंगाड़े को 4 महीने पहले 2 महीने पहले डिक्लेयर करती तो शायद परिणाम और ज़्यादा सुचारू। नहीं, कांग्रेस की कोई सीट पहले डिक्लेयर करती तो सीट उसी दिन गिर जाती। आप इतने साल से कांग्रेस का काम कांग्रेस को देख रहे हैं, पहले सीट दी हुई तो उसके विरोधी गुट तैयार हुआ। अभी कम से कम ये रहा कि धीरज लिंगाड़े का कहीं भी गुटबाजी नहीं रही। ये एक चीज रही, भले ये काम नहीं किया होगा लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, ये हमने इस बार देखा है। तो उसका परिणाम हमको दिख रहा है कि अभी 44,448 वोटों पर धीरज लिंगाड़े है। 19 उम्मीदवार अभी तक एलिमिनेट हो गए, 2 उम्मीदवारों की गिनती और बाकी एक की अभी प्रवीण चौधरी की चालू है जो थोड़ी देर में हम आपके पास में बता देंगे। और रंजित पाटिल बहुत दूर है, करीब करीब हार रंजित पाटिल की तय है। रंजित पाटिल क्यों हारे, हर जगह एक जूनी पेंशन का मुद्दा है, प्लस हमने अभी कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका स्वभाव का भी प्रश्न आया कि कार्यकर्ताओं से भी पूरा उनका ये नहीं रहा है। और जो वरिष्ठ नेता थे, जो भी वरिष्ठ नेता थे वो एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि रंजित पाटिल हमारे चुन के आएंगे, इसलिए भी जो प्रयास करने थे वो नहीं है। वहीं धीरज लिंगाड़े के बारे में लग रहा है कि इनको सीट दे दी तो चुन के नहीं आ सकते, तो इन्होंने एक जोश कि हमको नहीं कुछ करके दिखाना है, हमको कम से कम रेस पे आना, इस हिसाब से इन्होंने काम शुरू किया। इनके पास उम्मीद नहीं थी, इनके पास में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो ओवर कॉन्फिडेंस और उम्मीद के बाद इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने प्रयास नहीं किया और रिजल्ट आज हमारे सामने दिख रहा है कि 44,448 वोट लेकर 2552 वोट से धीरज लिंगाड़े आगे चल रहे हैं, या कहिए कि उतने ही वोटों से रंजित पाटिल पीछे चल रहे हैं। 19 उम्मीदवार अभी तक बात होगी जिसमें 931 वोट धीरज लिंगाड़े को मिले, पाटिल को भी 725 वोट मिले हैं। हालांकि बताया जाता है 21 के 21 जो उम्मीदवार जो थे, 2 उम्मीदवार के अलावा कहीं पे भी किसी ने भी रंजित पाटिल का फेवर नहीं किया कि भाई ये सब ऐसा लग रहा था कि 19 के 19 लोग रंजित पाटिल के खिलाफ रहे। फिर भी उसके बावजूद दूसरे नंबर पर 725 वोट रंजित पाटिल ने लिया। अब प्रवीण चौधरी और अनिल अमरकर, ये निश्चित बात है कि अब कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। करीब करीब धीरज लिंगाड़े की जीत पक्की नजर है। आपने आकर महत्वपूर्ण जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ में और नई जानकारी के साथ में हम लगातार आपके साथ में लाइव में आते रहेंगे। आप देखते रहिए जब तक सिटी न्यूज़। और वापस एक बार देवेंद्र फडणवीस की पूरी क्लिप देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा था, ताकि क्यों रोष था अभी शिक्षक लोगों का, यह एक सब लोगों को जानकारी के रूप में भी है। और शिक्षकों ने जो इस क्लिप को भी, देवेंद्र फडणवीस के भाषण को भी बहुत जगह फैलाया, जिसके कारण आज रंजित पाटिल पीछे है। पेन्शन योजना शासन देणार नाही। 2005 साली पेन्शन योजना बंद झाली आहे।